नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक और बंगाली कहानी के हिंदी रूपांतरण के साथ प्रस्तुत हूँ। यह प्यार, त्याग व समर्पण की एक अद्भुत भावुक कर देने वाली कहानी है। इस कहानी का शीर्षक अत्सी मामी है। इस कहानी को मूल रूप से मानिक बंदोपाध्याय। मित्रों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे मैं 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सुनता है वही कहता है वाकई सुनने लायक है। खासकर मेरे मझले मामा भी, जिनके मुंह से तो मैंने कम ही किसी की तारीफ सुनी है। सबके मुंह से तारीफ सुनकर मेरे मन में एक कौतूहल पैदा हो गया। भला ऐसा क्या जादू है उस आदमी के बांसुरी वादन में? मुझे एक दिन जाना ही होगा। और मैं एक दिन गया भी। मैंने मामा जी से एक परिचय पत्र लेकर निश्चय किया, कभी जाऊंगा, और फिर मैं वहां पहुंच गया। मेरा घर बालीगंज में है और जिस बांसुरी वादक उस्ताद का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनका घर भवानीपुर के आसपास है। कई बार मामा जी से उनके नाम सुना था, जतिन। मुझे उनका पूरा नाम मालूम नहीं था। आज ही पता चला, जतीन्द्र नाथ राय। मैंने उनकी जितनी प्रशंसा सुनी थी, उससे तो मेरे मन में उसके प्रति यह धारणा थी कि वे जरूर कोई बहुत बड़ी हस्ती होंगे, और इतनी बड़ी हस्ती जहां रहती होगी, वो राजमहल जैसा ना भी हो तो एक अच्छा खासा फ्लैट तो जरूर होगा। लेकिन ये क्या, जिस गली में उनका घर है उसकी बात तो छोड़ ही देता हूं। उनके मकान की तो जैसे किसी ने खाल ही उधेड़ दी हो। मकान की हर ईंट इस कदर कमजोर नजर आ रही है जैसे 80 साल के बुढ़े के दांत हों। दीमक खाया हुआ दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद जो व्यक्ति सामने आकर खड़ा हुआ, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो राख का ढेर छानते छानते आग निकल आई। काफी दुबले पतले शरीर का रंग भी पीला पड़ चुका है। फिर भी कभी उनका चेहरा सुदर्शन रहा होगा, इसका तो अनुमान लगाया ही जा सकता है। आज भी जो कुछ उनके शरीर में बचा है वो भी असाधारण है। उम्र कोई 30 साल की होगी या कुछ कम भी हो सकती है। उनके शरीर का रंग, जो कि अब मलिन हो चला है, वो भी असाधारण है। असाधारण है उनके चेहरे की भव्यता, और असाधारण है उनके शरीर की बनावट। इन सबको मिलाकर उनका जो व्यक्तित्व है वो अपूर्व है। उनके चेहरे में सबसे आकर्षक है उनकी आंखें। जब वे अपनी उन आंखों से देखते हैं तब मानो नशा सा हो जाता है। इसका मतलब है पुरुषों में भी सौंदर्य होता है। इस तरह टूटे फूटे, खाल उधड़े हुए मकान में ऐसे व्यक्ति को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने बहुत ही गंदे कमरे में एक अत्यंत सुंदर तस्वीर टांग दी हो। बोले, मुझे छोड़कर तो इस मकान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है। इसका मतलब है कि आप मुझे ही खोज रहे हैं। लेकिन क्या चाहिए आपको? मेरे विमुग्ध मन पर मानो किसी ने प्रहार किया। कितना भद्दा है उनके गले का स्वर, कर्कश। उनकी बातें बहुत ही मुलायम थी, लेकिन गले का स्वर सुनकर लग रहा था कि वे मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने सोचा, निर्दोष सृष्टि करना तो शायद विधाता को आता ही नहीं है, नहीं तो इतने सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ऐसा कर्कश स्वर क्यों देता? सृष्टिकर्ता चाहे जितने बड़े कलाकार हों, कहाँ क्या होना चाहिए उसका जरा भी ज्ञान उन्हें नहीं है। मैंने पूछा, आप ही जतीन्द्र नाथ राय हैं? मैं हरेन बाबू का भांजा हूं। मैंने परिचय पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने एक ही सांस में वो पत्र पढ़ डाला। फिर बोले, परिचय पत्र की क्या जरूरत थी? हरेन तुम्हारे मामा हैं तो मैं भी तुम्हारा मामा ही हुआ, क्योंकि हरेन मुझे भैया कहता है। आओ आओ, अंदर आओ। मेरे अंदर पहुंचते ही
उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों दीवारों के बीच एक सकरा रास्ता चल गया है। हम दोनों उससे होते हुए कोई 3-4 हाथ चौड़े बरामदे में जा पहुँचे। वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ना पड़ा क्योंकि बाईं ओर एक दीवार थी, छोटा सा एक आंगन, साफ सुथरा। जैसे हर आंगन में 4 कोने होते हैं, उसमें भी वही है। आंगन के 2 कोने पर 2 कमरे हैं जो कि इसी घर का हिस्सा है। एक कोना दीवार से बंद है और दूसरा कोना एक अन्य घर का पिछवाड़ा है। इसमें खिड़की दरवाजे का कोई नामो निशान तक नहीं है, वो भी दीवार में ही समा गया है। मेरे नवपरिचित मामा ने पुकारा, अत्सी, मेरा एक भांजा आया है। इस कमरे में एक चटाई बिछा दो। उस कमरे में रोशनी बहुत कम है। यह कमरा यानी जिस कमरे के सामने हम लोग खड़े थे, वह कमरा यानी आंगन के दूसरे कोने वाला कमरा। उस कमरे से एक तरुणी बाहर आई। उसका चेहरा एक बड़े से घूंघट से ढका हुआ था। जतिन मामा बोले, अरे घूंघट क्यों काट रखा है? ये तो हमारा भांजा है। भांजे के सामने घूंघट काट कर नववधू बनी हो। इस बार मामी ने अपना घूंघट उठाया। मैंने देखा मेरी नई मामी ठीक वैसी ही हैं जैसा मेरे मामा की अर्धांगिनी को होना चाहिए। मामी ने इस कमरे की फर्श पर चटाई बिछा दी। यहाँ चौकी, टेबल, चेयर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक कोने में एक पुरानी रंग उड़ी हुई ट्रंक और एक लकड़ी का बक्सा था। दीवार के एक छोर से दूसरी छोर तक एक रस्सी बंधी हुई थी जिसमें मात्र एक धोती टंगी हुई थी। एक काटी में एक अधमैला कुर्ता लटक रहा था। यही मेरे जतिन मामा की संपत्ति थी। दीवार में 2 कैलेंडर लटके हुए थे जो 2 साल पुराने नजर आ रहे थे। जतिन मामा बोले, सूजी हो तो जरा सूजी का हलवा बना दो भांजे को, और अगर ना हो तो सिर्फ चाय ही पिला दो। मैंने कहा, जतिन मामा, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी बांसुरी सुनने आया हूँ। बांसुरी के सुर से ही भूख मिटा लूंगा। यद्यप मुझे अभी भूख लगी ही नहीं है। घर से चलते वक्त खाना खाकर निकला था। जतिन मामा बोले, बांसुरी तो मैं अब बजाता ही नहीं हूं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बांसुरी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। तब वो बोले, तो फिर रुको, रात होने दो। शाम के पहले मैं बांसुरी नहीं बजाता। मैंने पूछा, क्यों? जतिन मामा सिर हिलाते हुए बोले, क्यों नहीं बजाता ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर कभी बजाया ही नहीं। क्यों अत्सी, मैंने शाम से पहले कभी बांसुरी बजाई है? अत्सी मामा हंसकर बोली, नहीं। जतिन मामा बोले, देखा भांजे, उनके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा, अभी तो 5 ही बजे हैं, शाम होगी 7 बजे। इतनी देर तक बैठकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं घूम घाम कर शाम को आऊँगा। जतिन मामा अंग्रेजी में बोले, जिसका अर्थ था नहीं नहीं। फिर बोले, परेशानी काहे की भांजे? मोहल्ले वालों ने तो बदनाम करके हमारा बहिष्कार कर ही रखा है। तुम अगर थोड़ी देर बैठोगे तो हम दोनों थोड़ी देर बात तो कर सकेंगे। मैंने कहा, बदनाम? क्यों बदनाम किया है मोहल्ले वालों ने? अत्सी मामी की ओर देखकर बोले, भांजे को बताऊं अत्सी, मोहल्ले वालों ने हमें किस तरह बदनाम किया है? फिर बोले, जानते हो भांजे, मोहल्ले वाले हमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि अत्सी मेरी विवाहिता नहीं है। कुछ ही क्षणों में जतिन मामा का मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। बोले, सबके सब उल्लू के पट्टे हैं, गधे हैं ये सारे मोहल्ले वाले। जानते हो भांजे, हम दोनों की शादी का बाकायदा प्रमाण है, मगर कोई उन्हें देखना चाहे तब ना, सबके सब। धीरे से अच्छी मामी बोली, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? जतिन मामा बोले, हाँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। भांजा तो नया आदमी है, इसे तुरंत ये सब बताना ठीक नहीं है। मगर क्या करें भांजे, गुस्सा आता है तो ख्याल ही नहीं रहता। ये कहकर मामा जी हंस पड़े। फिर अचानक बोले, क्या बात है, तुम लोग तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो? मामी हंसकर बोली, क्या बात करूं? अरे ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्या बात करो। कुछ भी बोलकर शुरुआत करो, फिर देखोगे बातें अपने आप ही आती जाएंगी। मामी बोली,
भांजा तुम्हारा नाम क्या है? अब जतिन मामा जोर से हंस पड़े। फिर कुछ देर बाद हंसी रोक कर बोले, अब भांजे तुम सवाल करो, आज क्या पकाओगी मामी? बस फिर देखो महफिल जम जाएगी। मामी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मामी आप निश्चिंत रहिए, इतना खराब सवाल मैं नहीं करूंगा। वैसे मेरा नाम सुरेश है। जतिन मामा बोले, सुरेश यानी सुरों का राजा, इसलिए सुर सुनने के लिए इतनी आग्रही हो, क्यों भांजे? वे अचानक खड़े हो गए। फिर बोले, अरे भुवन बाबू ने तो 2 रुपये वापस देने की बात कही थी, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। 2 दिन से बाजार नहीं किया। तुम बैठो भांजे, मामी से बात करो, मैं 10 मिनट के अंदर आता हूं। घर के बाहर जाकर बोले, दरवाजा बंद कर दो अत्सी, भांजा बच्चा है, कोई तुम्हारे लालच में अंदर घुस गया तो वो उसे रोक नहीं पाएगा। मामी का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। छिपाने के लिए वो तुरंत बाहर निकल गई। मामी अंदर आती हुई बोली, उनका स्वभाव ही ऐसा है। बक्से में सिर्फ 2 रुपये पड़ा हुआ था, वही 2 रुपया लेकर उस दिन बाजार गए। जाते वक्त मैं बोली थी कि 1 रुपया रख दो और 1 रुपया ले जाओ, पर बोले क्यों 1 रुपया रखूं? फिर दोनों रुपया लेकर चले गए। रास्ते में भुवन बाबू से मुलाकात हुई, उन्होंने इनसे रुपया मांगा और ये दोनों रुपया भुवन बाबू को देकर खाली हाथ घर वापस चले आए। मैंने कहा, अजीब आदमी है। मामी बोली, ये ऐसे ही हैं, और देखो भाई। मैं बोला, भाई नहीं भांजा। मामी बोली, हाँ तुम तो भांजा ही हो, पहले से ही तुमने रिश्ता जोड़ लिया। उनका भांजा ना होकर तुम मेरे भाई होते तो बहुत अच्छा होता। क्या रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है? अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, रिश्ते की जड़ भी तो मजबूत भी नहीं हुई है। मैंने कहा, क्यों मामी, भांजा तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मामी बोली, ठीक है, तो फिर तुम मेरे भांजे ही रहो, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी, तुम उनसे बांसुरी बजाने को मत कहना। मैंने कहा, इसका क्या मतलब मामी, मैं तो बांसुरी सुनने ही आया हूं। मैं हतप्रभ होकर मामी को देखता रह गया। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मामी गंभीर हो गई, फिर झल्लाकर बोली, क्यों आए, मैंने बुलाया था क्या? अच्छा, तुम लोगों के लिए क्या मैं आत्महत्या करूंगी? मामी फिर बोली, तुम लोगों की थोड़ी शिक्षा पूर्ति के लिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हर रोज कोई ना कोई बांसुरी सुनने आएगा, वे रोज बांसुरी सुनाएंगे और रोज उनके गले से खून आएगा। इस तरह वे कब तक जी पाएंगे? खून नहीं तो और क्या, देखोगे? मामी एक बर्तन हाथ में लिए हुए वापस आई। उसमें कुछ खून जमा हुआ था। मामी बोली, यह कल उनके मुंह से निकला था, इसे फेंकने में मुझे मोह हो रहा था, इसलिए रख दी थी। जानती हूं इसे रखकर कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी मुझे ग्लानि होने लगी। मैंने कहा, सच मानो मामी, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं कभी उनसे बांसुरी सुनाने की मांग नहीं करता। तो इसीलिए मामा की सेहत इतनी खराब है? मामी बोली, बुरा मत मानना भांजे, दूसरों से ये बात नहीं करती हूं, इसलिए तुमसे ही कहकर अपने मन का गुस्सा उतार लिया। तुम्हारा क्या दोष, ये सब मेरी ही किस्मत है। मैंने पूछा, इतना खून निकलता है फिर भी मामा बांसुरी बजाते हैं? मामी दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई बोली, हाँ, पृथ्वी की कोई भी बाधा उनके बांसुरी वादन को बंद नहीं कर सकती। कितनी बार मना किया है, कितनी रोई, फिर भी वो नहीं मानते। मैं चुपचाप सुनता रहा। मामी फिर बोली, कितनी ही बार सोचा कि बांसुरी तोड़ दूंगी, पर साहस नहीं हुआ, क्योंकि बांसुरी के न मिलने पर या तो शराब पी पी कर अपने आप को खत्म कर देंगे, या फिर घर में जहाँ भी कुछ भी है उसे बेचकर बांसुरी खरीदेंगे, फिर भूखों मरेंगे। मामी का अंतिम शब्द जैसे घर की 4 दीवारी के बीच घूम घूम कर सिसकते हुए सुनाई पड़ने लगे। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मामी फिर एक लंबी सांस खींचकर बोली, लेकिन सिर्फ इसके अलावा जिंदगी में और एक भी बात ऐसी नहीं जिसे इन्होंने मानने से इनकार किया हो। पहले आकंठ शराब में डूबे रहते थे, मगर शादी के बाद जिस दिन मैंने उनसे शराब छोड़ने का अनुरोध किया, उस दिन से वे शराब को छूते तक नहीं। लेकिन बांसुरी के विषय में मेरी कोई बात नहीं सुनते।
मैंने कहना चाहा, मामी, पर शायद मामी को मेरी बात सुनाई ही नहीं पड़ी। वो फिर बोली, एक दिन बांसुरी छिपा कर रखी थी, पर तुम्हारे मामा इस कदर छटपटा रहे थे मानो उनका सब कुछ खो गया हो। बाहर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मामी उठकर दरवाज़ा खोलने गई। जतिन मामा अंदर आते आते बोले, जानती हो अत्सी, उसने रुपया नहीं दिया, परसों मिलने के लिए कहा है। पीछे से मामी बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। फिर जतिन मामा बोले, दुकानदार भी बहुत बदमाश है, 100 ग्राम सूजी मांगा, पर वो भी उधार में नहीं दिया। मामा के घर आकर भांजे को भूखा ही लौटना पड़ेगा। मामी उदास होकर बोली, सूजी नहीं दिया, अच्छा ही किया, सिर्फ पानी से तो सूजी पकाई नहीं जा सकती। क्यों, घी नहीं है? कब लाए थे तुम घी? यह भी तुमने ठीक ही कहा। यह कहकर जतिन मामा ने एक अपनत्व भरी हंसी के साथ मेरी ओर देखा। मैंने कहा, आप बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं, नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर भांजे के साथ इतनी औपचारिकता की ज़रूरत क्या है? मामी बोली, तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। फिर वह कमरे के बाहर निकल गई। मामा जी चिल्लाए, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बरामदे से आवाज़ आई, अभी आ रही हूँ। करीब 15 मिनट बाद मामी वापस आई। उनके दोनों हाथों में 2 प्लेटें थी। हर प्लेट में 4-4 रसगुल्ले और 2-2 संदेश थे। जतिन मामा बोले, कहाँ से लाई ये सब? फिर एक प्लेट खींचकर एक रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। दूसरी प्लेट के सामने रखते हुए मामी बोली, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत है क्या? जतिन मामा निश्चिंत होते हुए बोले, ना, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम अगर डाका डालकर भी लाई हो तब भी कोई दोष नहीं। स्वामी का प्राण बचाने के लिए स्त्रियां बहुत कुछ करती हैं। मैं कुंठित होकर बोला, क्या ज़रूरत थी ये सब? मुझे रोकती हुई मामी बोली, देखो भांजे, अब तुम अगर ये सब कहने लगोगे तो मैं रोने लगूंगी। हाँ। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगा। मामी दूसरे कमरे से एल्यूमिनियम के 2 गिलासों में पानी ले आई। एक रसगुल्ला खाकर मामा जी बोले, मुझे तो उल्टी आ रही है, कितना खराब रसगुल्ला है। ये रहा तुम्हारा रसगुल्ला, तुम ही इसे खाना, नहीं तो फेंक देना। देखिए तो संदेश कैसा है। संदेश खाकर बोले, हाँ ये अच्छा है, इसे मैं खाऊंगा। फिर दोनों संदेश खाकर प्लेट मामी की ओर सरकाते हुए बोले, लो ये सूजी के ढेले नाली में फेंक देना। अत्सी मामी के आंखें भर आईं। मामा की चालाकी हम दोनों से छिपी नहीं रही। मामा ने क्यों इतने अच्छे रसगुल्ले को सूजी का ढेला बताकर नहीं खाया, यह जानकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने किसी तरह अपने आप को रोककर अपनी प्लेट खत्म की। बीच में एक बार सिर उठाते ही मेरी नज़र पड़ी, मामी मामा जी की प्लेट उठाकर ताक में रख रही थी। शाम हो गई, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। मामी ने सभी कमरों में धूप और दिया दिखाया। फिर हम लोगों के कमरे में एक दिया जलाकर चुपचाप दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और ना जाने क्या सोचने लगी। जतिन मामा हंसकर बोले, अरे शर्म किस बात की, तुम्हारी हमेशा की आदत है, अगर पूरी नहीं होगी तो रात भर तुम्हें नींद नहीं आएगी। भांजे से शर्माना नहीं चाहिए। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए। मामी बोली, तुम बैठो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी लज्जा नहीं है। फिर मामी ने अपने गले में आंचल लपेटकर मामा जी के पैरों के पास माथा टेक कर प्रणाम किया। लज्जा, आत्मसुख और तृप्ति से भरा चेहरा उठाकर जब मामी खड़ी हुई तब मैं बरबस बोल पड़ा, रुको मामी, मुझे अपने चरण छू लेने दो। मामी बोली, छी छी, ऐसा मत करो। मैंने कहा, छी छी नहीं मामी, हो सकता है ये मेरी नित्य की आदत ना हो, मगर तुम्हें प्रणाम किए बगैर यदि आज मैं घर लौटा तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आएगी। फिर मामी के चरण स्पर्श कर मैंने प्रणाम किया। जतिन मामा जोर से हंस पड़े। मामी बोली, देखो तो भांजे का बचपना। जतिन मामा बोले, भांजे को श्रद्धा आई है, तुम सुबह शाम स्वामी का चरण छूती हो, यह जानकर तुम्हारे प्रति भांजे के मन में श्रद्धा आ गई। क्या बोलते रहते हो, जो भी मन में आता वही बोल देते हो, कहती हुई मामी वहां से रसोई की तरफ भाग खड़ी हुई। जाते जाते बरामदे में बोली, मैं चली खाना बनाने। जतिन मामा मुझसे बोले, आप बांसुरी सुनो। मैंने कहा, नहीं मामा, छोड़ दीजिए, फिर गले से खून आना शुरू हो जाएगा।
तुम भी वही एक बात लेकर बैठ गए। खून आएगा तो क्या होगा, मैं तो बजाऊंगा ही। तु, तुम सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो रसोई घर में अपनी मामी के पास कान में उंगली डालकर बैठे रहो। लकड़ी का बक्सा खोलकर मामा ने उसमें से बांसुरी का बॉक्स निकाला। फिर बोले, चलो बरामदे में चलो, घर के अंदर काफ़ी आवाज़ आती है। उन्होंने खुद ही चटाई बरामदे में बिछाई, दीवार से पीठ टेक कर बैठे, फिर बांसुरी को होठों में लगा लिया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक उन्माद, एक पागलपन, एक उदासी सोई हुई थी, जिसे आज बांसुरी की तान ने झकझोर कर जगा दिया। बांसुरी की आवाज़ कानों में प्रवेश करती है, मगर इस आवाज़ ने सीधे मेरे मन को छूकर हृदय के तारों को झंकृत कर दिया। अत्यंत तीव्र वेदना का मधुरतम आत्म प्रकाश सिर्फ मेरे मन तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि घर के एक एक कोने को अपने स्पर्श से जीवित कर गया। फिर आकाश बातास को अपना मृदु स्मृत देती हुई बांसुरी की तान दूर गगन में विलीन हो गई, जहाँ कई तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे। हृदय के चुभन के लिए आनंद पाने की जितनी सारी अनुभूतियाँ हो सकती हैं, बांसुरी की तान ने मानो उन सारी अनुभूतियों से गले मिलना शुरू कर दिया। इसके पहले भी मैंने कई लोगों से बांसुरी सुनी है, बांसुरी वादन की कई कहानियाँ भी सुन चुका हूँ, लेकिन तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि एक दिन इस बांसुरी की तान ने एक किशोरी को उसके कुल, मान, लज्जा, भय सब कुछ को भुला देने के लिए विवश कर दिया था और यमुना के प्रवाह को प्रतिकूल दिशा में बदल दिया था। आज महसूस कर रहा हूँ कि अगर मेरे जतिन मामा की बांसुरी से समग्र प्राण इस तरह जाग सकते हैं, मन इस तरह व्याकुल हो सकता है, तो फिर उस विश्व बांसुरी वादक के लिए ये दोनों काम असंभव कैसे हो सकते हैं। मैंने देखा मामी ना जाने कब से बिना किसी आहट के चुपके से आकर उस तरफ के बरामदे में बैठी हुई हैं। शेष कहानी भाग 2 में। धन्यवाद, नमस्कार।